अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 7 का आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है माइटोसिस। पिछली वीडियो के अंदर जो पहली वीडियो थी चैप्टर नंबर 7 की, उसमें हमने बात की थी इंटरफेस की। मैंने बताया था कि सेल्स की साइकिल जो होती है उसके अंदर दो फेजेस होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर सेल अपने आप को डिवाइड करता है, उस फेज़ की हम बात करेंगे जो माइटोटिक फेज़ कहलाता है या जिसे एम फेज़ कहते हैं। और इससे पहले का जो वक्त होता है ये वो वक्त होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड तो नहीं करता लेकिन अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अपने आप को आने वाले डिवीजन के लिए तैयार करता है। ये वक्त जो है ये इंटरफेस कहलाता है। मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके जो एग्ज़ाम वाला सीज़न होता है जो कि एक मंथ होता है जिसमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये वाला फेज़ जो है ये एम फेज़ होता है। ठीक है, ये डिवीजन वाला फेज़ समझ ले, छोटा सा होता है और बहुत तेज़ी से हो जाते हैं एग्ज़ाम। लेकिन इससे पहले का जो पूरा वक्त होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, इसमें तो आपको मौत आने लगती है पेपर्स में, बट पेपर से पहले जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अपने आप को पेपर के लिए तैयार कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इंटरफेज़ होता है। तो आज हमने बात करनी है, हम इंटरफेस की बात कर चुके हैं, आज हमने बात करनी है माइटोसिस की। तो माइटोटिक फेज जो होता है सेल साइकिल का, उसके अंदर एक सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अब ये दो एक्टिविटीज़ से मिलकर होता है। सेल की जो डिवीजन होती है वो दो एक्टिविटीज़ से मिलकर होती है। ये दो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? एक होती है न्यूक्लियस की डिवीजन, जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल का और न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसे आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस पहले होगा एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 8 फंजाई के अंदर गौर किया हो तो फंजाई के अंदर जो है वो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। फंजाई के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं होता। तो आपने देखा होगा ये जो हाइफा है, एक एक हाइफा के सेगमेंट के अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस नजर आ रहे थे। तो इनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। बाकी नॉर्मली एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो फिर साइटोप्लाज्म फौरन से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, माइटोसिस को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। दो मेन टाइप है सेल डिवीजन की, माइटोसिस मियोसिस। हमेशा से नाम सुनते आए हैं, 9th क्लास में ही पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में शायद टीचर ने आपको बताया हो। मैं तो बताता हूँ अपने स्टूडेंट को माइटोसिस स्पेशली, क्योंकि जो साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल्स हैं, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती बिना माइटोसिस समझे। तो बहुत सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है दैट इज़ नोन एज ए माइटोसिस। बहुत आसान सी बात है। देखिए, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों के अंदर ना एक तरह के धागे बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को आकर बीच से पकड़ते हैं। ये हमारे पास अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के जो दो धागे हैं इनको आकर यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर और यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर पकड़ेगा और फिर इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, जिसकी वजह से ये दो क्रोमैटिड्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अगर तो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं इसका मतलब या तो माइटोसिस है या फिर मियोसिस है। और अगर डिवीजन हो रही है बिना स्पिंडल फाइबर के बने, ऐसी डिवीजन जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, बस इसे हम कहते हैं ए माइटोसिस। अब ए माइटोसिस के अंदर क्या होगा, तो ये हमारे पास एक सेल है और ये समझ लिया इसका न्यूक्लियस है। खुद ब खुद न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो के अंदर। तो ये दोबारा से सेल बना रहा हूँ मैं और ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो गया दो के अंदर। कैसे डिवाइड होगा, इस न्यूक्लियस के दरमियान एक कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी जिसकी वजह से दो में डिवाइड हो जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म भी इसी तरह से दो में डिवाइड हो जाएगा। इसमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत नहीं है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में आप कहेंगे न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन न्यूक्लियर मटीरियल तो होता है ना। तो ये समझ लें कि ये सेल है और ये इसका डीएनए या क्रोमोसोम पड़ा हुआ था। तो पहले ही क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाएगा, तो ये दो कॉपीज़ हो गई, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो ये ए माइटोसिस है जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो रही। अच्छा, अब इस तरह से जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जो दो टुकड़े बन रहे हैं, जो दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, उनका साइज जो है वो अनइक्वल हो। देखिए, जब स्पिंडल फाइबर से डिवीजन होती है तो दो सेल बराबर साइज के बनते हैं, लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से डिवीजन हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, ये जब डिवाइड हो तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो और दूसरे न्यूक्लियस का साइज जो है वो छोटा हो। तो अगर न्यूक्लियस अनइक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाली जो डिवीजन है ये कहलाती है न्यूक्लियर बडिंग। बर्ड कहते हैं छोटी सी ग्रोथ को। तो ये बड़ा न्यूक्लियस है, ये समझ ले छोटी सी ग्रोथ निकल गई इसकी। और नॉर्मली क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है दो के अंदर,
लेकिन अगर किसी कंडीशन में 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाए, 3 न्यूक्लियस बन जाए, 4 न्यूक्लियस बन जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। तो बस ये 2 छोटी छोटी डेफिनेशन है। न्यूक्लियर बडिंग का मतलब जो 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं उनका साइज अनइक्वल है, एक छोटा एक बड़ा है, और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन का मतलब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस बन रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मल्टीपल फिजन। तो नॉर्मली बाइनरी फिजन के अंदर 2 सेल बनते हैं, मल्टीपल फिजन के अंदर 2 से ज़्यादा सेल बनते हैं बैक्टीरिया में। तो बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, वो भी इक्वल साइज के होते हैं, बट कभी ऐसा हो सकता है कि अनइक्वल बन जाए और कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा बन जाए। अब ये जो एमाइटोसिस होता है ये मेनली किसके अंदर पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर, या ये जो डिविजन्स बता रहे हैं ओल्ड टिश्यूज़ के अंदर, पुराने सेल्स, पुराने टिश्यूज़ जो होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं, डिजीज टिश्यूज़ जो होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या खुद ब खुद उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, या कैंसर और ट्यूमर सेल जो कि एबनॉर्मल सेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन सेल्स के अंदर ये डिविजन्स पाई जाती हैं। बाकी माइटोसिस और मियोसिस जो होता है वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स के अंदर पाया जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइटोसिस। पहले मैं आपको माइटोसिस का ओवरव्यू दे दूं और माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा सा डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लें। देखिए माइटोसिस जो है उसके अंदर हमें पता है, ये माइटोसिस है और ये मियोसिस है। माइटोसिस के अंदर हमें पता है कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो इससे 2 सेल बनते हैं, ये पेरेंट सेल होता है, ये डॉटर सेल कहलाता है। मियोसिस के अंदर एक सेल जब डिवाइड होता है तो उससे 4 सेल बनते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेरा सेल है, ये अगर डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनेंगे, ठीक है। इन दोनों सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा वो 46 जाएगा। मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो अगर मियोसिस, अगर एक सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है ये मियोसिस करेगा तो पहली बात तो 4 सेल बनेंगे, और चारों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा वो 23। इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। अभी कैसे 23 जा रहा है, या यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें 46 है, तो कैसे दोनों जगह 46 जा रहा है? अगर दोनों जगह 46 जाना है तो इसमें 92 होने चाहिए। अगर इसमें हर जगह 23 जाना है तो इसमें 92 होने चाहिए। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट दिस इज द बेसिक ओवरव्यू माइटोसिस और मियोसिस का। अच्छा, अब माइटोसिस का एक और सिंपल सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये डिवीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी ये डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके क्रोमोसोम है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 बना लेता है, ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम है और ये इसके अंदर सेंट्रियोल है, ठीक है, ये 1 और ये 2 सेंट्रियोल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है या नहीं, तो आप बताएंगे? क्या आप बता सकते हैं कि ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है या नहीं? मैं कह रहा हूँ तैयार नहीं है। रीज़न क्या है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा क्या रीज़न है। देखिए ये वाला सेल जो है ना, ये अभी डिवीजन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है ये डिवीजन के लिए तैयार है। हाँ, तो क्या फ़र्क है इस सेल में और इस सेल में? फ़र्क ये है कि इस सेल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो बॉडी है कि जिसके अंदर 2 बैरल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रियोल्स, ये एक बॉडी है, जबकि इस सेल के अंदर 2 हैं। आपको 2 चाहिए होती है, जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है तो उसे 2 चाहिए होती है। तो अगर इसकी कॉपी नहीं हुई इसका मतलब सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, अगर इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है और इसने माइटोसिस करना है, तो जब ये माइटोसिस करेगा तो इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम जाएंगे और इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम जाएंगे। ये तभी हो सकता है जब इसमें 4 के बजाय कितने हो? इसमें 4 के बजाय 8 हो। तो हर क्रोमोसोम अपनी क्या बनाता है? ये हर क्रोमोसोम इस तरह का नजर आ रहा है आपको। हर क्रोमोसोम अपनी बनाता है एक कॉपी। ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है, ये बनाई इसने अपनी कॉपी और इसे इस पॉइंट के ऊपर अटैच कर लिया जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये वाली हालत हो जाती है, हर क्रोमोसोम आपको डबल डबल नजर आने लगता है। अब जब ये बीच से स्प्लिट होगा तो एक कॉपी इधर जाएगी, एक कॉपी इधर जाएगी, तो 4 कॉपीज इधर जाएंगी, 4 कॉपीज इधर जाएंगी। तो इस सेल में और इस सेल में जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये आपको बताएगा कि कौन सा सेल डिवीजन के लिए तैयार है और कौन सा नहीं है। तो ये सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं था, ये सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गया। ये कौन सा वक्त था बीच में? ये वो वक्त था जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। ये वक्त था इंटरफेज, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था। अच्छा, अब इंटरफेस गुजारने के बाद जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गया, अब ये डिवीजन करेगा, उस डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं और ये माइटोसिस हमने समझना है। तो जितने क्रोमोसोम इसके अंदर थे उतने ही क्रोमोसोम दोनों में गए हैं और एक सेल डिवाइड हुआ है तो 2 सेल। बस इतनी बात अगर आपको पता है माइटोसिस के बारे में तो इनफ है।
तो भाई सेल साइकिल कंसिस्ट करती है इंटरफेज और माइटोसिस के ऊपर, ठीक है। माइटोसिस, फिर ये वही मसला शुरू हो गया। हाँ भाई, तो माइटोसिस जो है ये सिमिलर होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, एक दो जगह पर डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। माइटोसिस की अहमियत क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आप जो एक जाइगोट से इतने बड़े बन गए, यार क्या मसला है। तो माइटोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है स्पर्म और ओवम से होती है, और वो एक जाइगोट जो बनता है इनके मिलने से, उससे हमारी बॉडी के सारे सेल बने। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है 9 मंथ और उसके बाद पैदा होने के बाद जो ग्रोथ हुई है, ये सारी की सारी माइटोसिस से हुई है। प्लस हमारी बॉडी के अंदर रोजाना जो सेल्स मर जाते हैं उनकी जगह नए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रेड ब्लड सेल जो है आप पढ़कर आए कि उनकी लाइफ जो है वो 120 डेज होती है। सिमिलरली वाइट ब्लड सेल मुसलसल बन रहे होते हैं, प्लेटलेट्स मुसलसल बन रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये जो नए आ रहे होते हैं ये माइटोसिस से आते हैं। स्किन के सेल्स कहीं पर अगर इंजरी हो जाती है या वैसे भी स्किन के सेल्स रिप्लेस होते हैं। इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, हमारा जो सॉलिड वेस्ट निकलता है बॉडी से जिसे फीकल मैटर कहते हैं, उसके अंदर हमारी GIT के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सारे सेल्स जो रिप्लेस हो रहे हैं ये माइटोसिस की मदद से हो रहे हैं। अब माइटोसिस को डिवाइड किया जाता है 4 स्टेजेस के अंदर, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इनको आपने डिटेल में स्टडी करना है। अच्छा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बारे में कहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस बट इट इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट डिवीजन ऑफ द सेल। तो माइटोसिस के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज के एंड पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इसका मतलब जो कैरियोकाइनेसिस है वो बेसिकली माइटोसिस है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फेज की, कि जिसका नाम है प्रोफेज, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, फिर मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है। सो दिस इज द सेल विच इज रेडी फॉर डिवीजन। कैसे पता मुझे? देखें, मुझे नजर आ रहा है कि इसके जो क्रोमोसोम है वो तो अलग अलग नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि ये एक धागे वाले क्रोमोसोम है या ये 2 धागे वाले क्रोमोसोम है। अगर आपको नहीं समझ आता क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम क्यों कहते हैं और इसको भी एक क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 6 की पहली वीडियो देखें, समझ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्रोमोसोम उलझी हुई हालत में, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। देखिए ये जो डायग्राम है ये है अर्ली प्रोफेज की, यानी अभी सेल दाखिल हुआ है डिवीजन के प्रोसेस में। तो ये प्रोफेज की बिगिनिंग है, प्रोफेज की शुरुआत है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम के अब्बू हैं। राइबोसोम जो है वो इस स्ट्रक्चर से बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम उलझी हुई हालत में है, हैंड्स फ्री की तरह। सो दिस इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क। और क्या नजर आ रहा है मुझे? सेंट्रोसोम जो है उनकी 2 कॉपीज हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेंट्रोसोम है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल है, इसने अपनी कॉपी बनाई हुई है। दूसरा सेंट्रोसोम है, इसके अंदर भी 2 सेंट्रियोल्स हैं। अगर आपको क्रोमोसोम नहीं भी नजर आ रहे तो आप इसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है, यानी ये सेल इंटरफेस गुजार चुका है। अब अभी ये प्रोफेज शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डायग्राम जो है ये मिड प्रोफेज की है। मिड प्रोफेज का मतलब ये है कि अब प्रोफेज जो है वो दरमियान में आ गया है। प्रोफेज जो है ये लंबा फेज होता है, ये चल रहा है, तो ये दरमियान में आ गया। देखिए इस सेल के अंदर काफी चेंजेस आपको नजर आएंगे। पहला, अगर आप देखें सेल मेम्ब्रेन वैसी की वैसा ही है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी है, न्यूक्लियोलस वैसा का वैसा है। फर्क कहाँ आ रहा है? जो क्रोमोसोम थे जो कि उलझी हुई हालत में थे, जिसे आप क्रोमैटिन नेटवर्क कह रहे थे, अब वो क्रोमोसोम आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें तो आपको नजर आ रहा है कि हर क्रोमोसोम के 2 धागे हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना क्लियर नजर नहीं आता। मिड प्रोफेज के अंदर इतना क्लियर नजर नहीं आता कि क्रोमोसोम के 2 धागे, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। बट खैर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। दूसरा, ये जो सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल है, इसने धागे बनाना शुरू कर दिए। ये धागे कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और अभी ये न्यूक्लियस के बाहर बन रहे हैं, ये धागे स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। तो दोनों, अच्छा देखें दूसरी बात क्या है, एक सेंट्रोसोम वहीं रह गया और एक सेंट्रोसोम माइग्रेट करके आ गया दूसरी साइड के ऊपर, और ये धागे अभी न्यूक्लियस के बाहर बन रहे हैं। ये है हमारा मिड प्रोफेज का दरमियान। नेक्स्ट अगर आप देखें ये डायग्राम, सो दिस इज लेट प्रोफेज। अब ये प्रोफेज अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है और इसके बाद नया फेज स्टार्ट होना है। और क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए एक सेंट्रोसोम ऊपर की तरफ है और एक सेंट्रोसोम उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया। पहले ये साइड में थे, अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गए। दूसरा फर्क आपको नजर आ रहा है, क्रोमोसोम की हालत देखें। अब क्रोमोसोम आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हर क्रोमोसोम जो है उसके 2 धागे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम छोटा हो गया और क्रोमोसोम मोटा हो गया।
तो हर क्रोमोसोम बहुत क्लियरली विजिबल है कि इसके पास 2 धागे हैं और ये दोनों धागे कहलाते हैं इसके क्रोमैटिड्स, और ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं एक सेंटर पॉइंट के ऊपर जिसे आप कहते हैं सेंट्रोमेयर। इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी सलामत है, न्यूक्लियोलस पूरा सलामत है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है, गायब हो रही है, और न्यूक्लियोलस जो है, जो कि बॉडी थी न्यूक्लियस के अंदर, ये भी डिसअपेयर हो रही है। यहाँ पर आकर अच्छा एक और चीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पिंडल फाइबर्स बाहर बने हुए थे और क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं थे। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, ये जो धागे निकल रहे हैं, इन्होंने आकर क्रोमोसोम को पकड़ लिया है। तो एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से एक एक स्पिंडल फाइबर पकड़ लेता है। इस क्रोमोसोम को देखें, इधर से भी एक स्पिंडल फाइबर, इधर से भी, तो हर क्रोमोसोम के ऊपर 2 ऑपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं। किस पॉइंट के ऊपर? सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, जिसे आप कहते हैं सेंट्रोमेयर। और अगर इस सेंट्रोमेयर को खोल के देखा जाए तो इसके अंदर आपको 2 इस तरह की प्रोटीन नजर आती हैं जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। इस पॉइंट के ऊपर आकर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये आकर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया और ये आकर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट के अंदर देख लेते हैं। तो प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो ब्रेक होता है टू फॉर्म लॉन्ग कॉइल थ्रेड कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने बताया था कि क्रोमैटिन नेटवर्क बारीक बारीक धागों में अलग हो जाएगा, क्रोमोसोम में अलग हो जाएगा। उसके बाद लेटर इन द प्रोफेज क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट होते हैं। मिड प्रोफेज के अंदर मैंने दिखाया, लेट प्रोफेज के अंदर मैंने दिखाया था कि क्रोमोसोम शॉर्ट हालत के अंदर आ जाएंगे, जिसकी और थिक हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्लियरली नजर आएगा कि हर क्रोमोसोम जो है वो 2 धागों से बना हुआ है, जिन्हें आप नाम देते हैं क्रोमैटिड्स का। अच्छा, और क्या है भाई, सारी डायग्राम की बात है। हाँ, तो ये 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, हर दोनों क्रोमोसोम दोनों धागे जो हैं वो सेंट्रोमेयर के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच है। अच्छा जी, प्रोफेज के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लगते हैं, जिसे आप स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है, अर्ली प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो क्रोमोसोम पूरे के पूरे न्यूक्लियस में होंगे। लेटर स्टेजेस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो साइड में नजर आने लगते हैं आपको, न्यूक्लियस सेंटर से जो है वो खाली हो जाता है। उसके बाद क्या है भाई, मैक्सिमम शॉर्टनिंग होती है क्रोमोसोम की, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये सारी चीजें बता चुका हूँ। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था सेंट्रियोल जिसे कह रहे थे हम, ये सेंट्रोसोम है, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं। ये पाए जाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे सेंट्रियोल कहते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। ये 2 में डिवाइड हुआ था, एक यहीं रह जाता है, एक ऑपोजिट पोल के ऊपर जाता है। प्लांट सेल के अंदर ये नहीं नजर आते, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, बल्कि प्लांट्स के इंसेक्ट्स के अंदर भी कुछ सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, लेकिन उनके अंदर भी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं ये मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इन तमाम स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। इन तमाम स्पिंडल फाइबर को मिलाकर हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। ये 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक फाइबर आपको नजर आएंगे जिन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूस। ये अगर आपका सेंट्रियोल्स है, ये 2 सेंट्रियोल, और ये आपके दूसरे 2 सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस फाइबर वो हैं जो इस सेंट्रियोल से इस सेंट्रियोल तक जाएंगे। उसके बाद आते हैं हाफ या डिसकंटिन्यूस फाइबर। ये वो हैं जो यहाँ से सेंटर तक आएंगे, ये क्रोमोसोम के ऊपर जो आकर अटैच होते हैं ना, ये हाफ या डिसकंटिन्यूस फाइबर्स कहलाता है। पोल से चलेंगे, ये पोल है, इससे इक्वेटर तक आएंगे, सेंटर तक। और इसके अलावा तीसरे फाइबर्स हैं एस्ट्रल फाइबर। एस्ट्रल फाइबर वो हैं जो आपको सेंट्रियोल के पीछे की तरफ छोटे छोटे फाइबर नजर आएंगे। ये तीनों फाइबर मैं दिखाता हूं अभी आपको। तो ये 3 तरह के फाइबर्स मिलके जो पूरा एपरेटस बन रहा है, ये माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस कहलाता है। प्लांट्स के अंदर मैंने बताया जो हायर प्लांट्स हैं और इंसेक्ट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर सेंट्रियोल होता है एनिमल में, ये अगर एनिमल का सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस के ऊपर होता है ना सेंट्रियोल, तो प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होगा, लेकिन इसी पॉइंट से स्पिंडल फाइबर बनेंगे। जब भी हम प्लांट्स के अंदर भी माइटोसिस कहते हैं, अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते तो हम कहते हैं एमाइटोसिस। ठीक है जी, तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, कहाँ से आते हैं, जहाँ पे सेंट्रियोल होना चाहिए था वहां पे आते हैं, वहां से आते हैं। लेट प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जब प्रोफेज खत्म हो रहा होगा तो न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी गायब हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं डायग्राम भी दिखा चुका हूँ।
तो एक बार फिर दिखा दूं मैं प्रोफेज की 3 डायग्राम्स। ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है, उसके बाद ये मिड प्रोफेज है और उसके बाद ये प्रोफेज यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। जब प्रोफेज खत्म हो जाएगा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा न्यूक्लियस है ही नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सिर्फ एक काम होना है, वो ये काम है कि सेल्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेटाफेज जो है ये एम से स्टार्ट होता है। एम इज फॉर मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली के अंदर कैसे बच्चे लाइन से लग जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल सेल के बीच में, जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहता है, उस पर लाइन से अटैच हो जाता है। हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है, कहाँ पे, सेंट्रोमेयर में। सेंट्रोमेयर में किस चीज में, काइनेटोकोर के अंदर, ठीक है। इस वक्त क्रोमैटिड जो है सेल क्रोमोसोम के जो 2 धागे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लेकिन याद रखिएगा इसी पॉइंट के ऊपर, इसी फेज में, ये जो सेंट्रोमेयर है, बीच वाला जो पॉइंट है जो कि इन 2 धागों को पकड़ के रखा हुआ है, ये सेंट्रोमेयर इसमें डिवाइड हो जाता है। यानी अगर ये सेंट्रोमेयर है तो ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा, ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट तो हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगेगा ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिजिकल सेपरेशन नहीं हुई। ये बिल्कुल इस तरह है कि 2 लोग हाथ मिलाए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए, आमने सामने खड़े हुए, हाथ मिलाए हुए। अगर वो हाथ छोड़ भी दें और अभी भी उसी पोजीशन के अंदर रहें, मतलब हाथ बिल्कुल अपने एक दूसरे से दूर ना करें, सिर्फ हाथ जो बॉन्ड हुआ था, एक दूसरे के साथ अटैच हुआ था, उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब वो एक दूसरे से फ्री तो हो गए लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं गए। ये काम होता है मेटाफेज के अंदर कि जो इस सेंट्रोमेयर है ये बीच से स्प्लिट तो हो जाता है, लेकिन अभी भी ये जो क्रोमैटिड्स है, ये एक धागा ये दूसरा धागा, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। फिजिकल सेपरेशन जो होती है वो अगले फेज के अंदर होती है, जिसे हम एनाफेज कहते हैं। तो मेटाफेज की डायग्राम ये है सिंपल सी। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये चारों क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हुआ हुआ है और ये बिल्कुल आ गए हैं सेल के सेंटर में, जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें आप देखें तो ये जो धागा आपको नजर आ रहा है स्पिंडल फाइबर, ये इस पोल से जा रहा है इस पोल तक, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस फाइबर, ठीक है। ये वाला धागा जो आपको नजर आ रहा है ये आ रहा है पोल से आ रहा है और इसके ऊपर आकर खत्म हो रहा है। एक और धागा मैं बना देता हूँ, ये पोल से आ रहा है और यहाँ पे आकर खत्म हो रहा है, अटैच नहीं हो रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कहलाते हैं हाफ फाइबर, ठीक है, या ये कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर, जो पोल से इक्वेटर तक आते हैं। और तीसरे फाइबर वो हैं जो इसके पीछे की तरफ है। ये अगर आप देखें तो सेंट्रियोल से पीछे की तरफ जो फाइबर है, दीज आर एस्ट्रल फाइबर्स, ठीक है। ये 3 मिलकर माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, या स्पिंडल एपरेटस जो बनता है ये पूरा इन 3 फाइबर। मैंने हर डायग्राम के अंदर नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि बस एक बार बहुत टाइम लग जाता, तो वो बस एक बार एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये हर जगह आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एनाफेज के ऊपर। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनमें खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये स्पिंडल फाइबर लगे हैं, ये इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा। तो जो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से ऑलरेडी अलग हो चुके थे लेकिन फिर भी साथ खड़े हुए थे, अब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। तो जो फिजिकल सेपरेशन होती है, मैंने बताया एनाफेज वो स्टेज होता है जिसके अंदर क्रोमैटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये फिजिकली सेपरेट होते हैं। ये पूछा भी जाता है, एमकेट के अंदर भी पूछा जाता है, वैसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि सेंट्रोमेयर कब डिवाइड होता है और फिजिकल सेपरेशन कब होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी स्पिंडल फाइबर की, तो जो क्रोमैटिड्स अलग हुए हैं वो माइग्रेट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। कौन से फाइबर लेके जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फाइबर वो हैं जो बीच में आकर क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हुए हैं, जिन्हें हाफ स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। तो ये डायग्राम है एनाफेज की। सेपरेट उसी वक्त हो गए थे, लेकिन फिजिकल सेपरेशन अब वही आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो क्रोमोसोम के 2 धागे जुड़े हुए थे, क्रोमैटिड्स जुड़े हुए थे, वो एक क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, एक क्रोमैटिड सेपरेट हो गया। अच्छा, अब यूजुअली इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो पूरा क्रोमोसोम की टर्म यूज की जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर सेल में 4 क्रोमोसोम थे तो अब ये जब डिवाइड होगा तो दोनों सेल में 4-4 क्रोमोसोम जाएंगे। तो अब मैं इसे क्रोमैटिड नहीं कहूंगा, ये जो अलग हो गया मैं कहूंगा ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये भी पूरा एक क्रोमोसोम है। जब तक 7 थे तो मैं कहता था एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर 2 क्रोमैटिड है, ठीक है। तो अब ये 4 क्रोमोसोम है जो ऊपर जा रहे हैं और 4 क्रोमोसोम है जो नीचे जा रहे हैं, दोनों अलग अलग सेल्स की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आता है फेज जिसे आप कहते हैं टीलोफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, 2 सेट जो हैं क्रोमैटिड के, क्योंकि इन्होंने क्रोमैटिड कहा है, मैं कहता हूँ 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो जो 2 सेट हैं क्रोमैटिड के वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए टीलोफेज जो होता है ना, इसको आप समझ लें ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है टू प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो जो काम हुए थे टीलोफेज के अंदर वो काम ऑपोजिट होते हैं, उल्टे काम होते हैं।
कैसे? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्रोमोसोम्स जो हैं जब ये पहुंच जाएंगे ऑपोजिट पोल के ऊपर तो ये क्रोमोसोम वापस उसी हालत में आ जाएंगे जिसको आप कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है क्रोमैटिन नेटवर्क पहले होता है और फिर वो अलग अलग क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ये ऑपोजिट काम हो रहा है। दूसरा ऑपोजिट काम क्या है? प्रोफेज में क्या हो रहा था, धागे बन रहे थे, स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, इसके अंदर धागे गायब हो गए। प्रोफेज के अंदर क्या होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो रही थी, अब ये दोबारा से रीअपेयर हो रही है, दोबारा बन रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस गायब हुआ था वो न्यूक्लियोलस भी दोबारा से रीअपेयर हो रहा है। तो जो काम प्रोफेज में हुए थे उसके उल्टे काम होते हैं टीलोफेज के अंदर। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर टीलोफेज। तो एक सेट क्रोमोसोम का ऊपर चला गया, इसके अराउंड न्यूक्लियस बन रहा है, जब टीलोफेज खत्म होगा तो न्यूक्लियस पूरा का पूरा बन जाएगा। दूसरा सेट दूसरी तरफ चला गया, इसके अराउंड भी न्यूक्लियस बन रहा है, स्पिंडल फाइबर गायब हो गए, न्यूक्लियोलस दोबारा बन रहा है। तो टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज के एंड के ऊपर एक सेल आपको नजर आता है कि जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। अच्छा भाई, फाइबर जो है वो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपियर होंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे। तो टीलोफेज वो स्टेज है जिसके अंदर माइटोटिक एपरेटस जो बना था प्रोफेज के दौरान, जो बना था, ये डिसअसेंबल हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीस्टैब्लिश हो जाता है और नॉर्मल यूज ऑफ जीन्स दोबारा से इनिशिएट हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस वक्त सेल इंटरफेस के अंदर था, यानी डिवाइड नहीं कर रहा था, उस वक्त उसके डीएनए से प्रोटीन्स वगैरह बन रही थी, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में या जीन्स में मौजूद थी वो बाहर आ रही थी। लेकिन जिस वक्त सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये काम बंद हो जाता है। तो चूंकि टीलोफेज के आने के ऊपर न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो रही है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो रहा है, तो टीलोफेज जब खत्म होता है तो उसके बाद जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देता है। जो सेल के काम में प्रोटीन बनाना है, जो काम करना है, वो सेल दोबारा शुरू कर देता है। तो टीलोफेज जब खत्म होगा तो आपको कुछ ऐसी हालत नजर आएगी। ये एक सेल है जिसके अंदर आपको 2 पूरे के पूरे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। सेंट्रोसोम वगैरह मैं नहीं बना रहा क्योंकि अब मैंने आपको साइटोप्लाज्म की डिवीजन समझानी है। तो ये एक सेल है प्लांट का जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ये एक सेल है, सॉरी ये एनिमल सेल है, ये प्लांट का सेल है जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं। ये वाली सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर जो है ये सेल वॉल है। ठीक है जी, अब हमने बात करनी है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस जो होती है ना, ये एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें ये होता है कि एक कंस्ट्रक्शन बनती है, एक डिप्रेशन सा बनता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों तरफ से। ये अगर सेल की मेम्ब्रेन है तो इस तरह से मेम्ब्रेन अंदर आएगी और इस तरह से मेम्ब्रेन अंदर आएगी, ये मुसलसल अंदर आती रहेगी। एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों पॉइंट से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगी, तो ऊपर का साइटोप्लाज्म और नीचे का साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन बन रहा है, एक दरार बन रही है जो कि बीच में आकर मिल जाएगी। तो इस तरह से एनिमल का सेल डिवाइड होता है आउटसाइड से इनसाइड। प्लांट का जो सेल है वो इस तरह से डिवाइड नहीं होता। प्लांट का अगर ये सेल है तो इसके अंदर ना ये 2 न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक मटेरियल आकर जमा होने लगेगा बीच में। ठीक है, एक मटेरियल आकर बीच में जमा होने लगेगा, पहले बीच में आएगा, उसके बाद साइड में जाएगा। तो प्लांट की जो डिवीजन हो रही है सेल साइटोप्लाज्म की, वो सेंटर से बाहर की तरफ हो रही है। एनिमल की बाहर से अंदर की तरफ, प्लांट की बाहर से अंदर से बाहर की तरफ। ये जो मटेरियल है ये कहलाता है सेल प्लेट मटेरियल। और ये सेल प्लेट मटेरियल कौन बनाता है? ये बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सेल प्लेट मटेरियल उन्हीं चीज़ों से बना होता है जिन चीज़ों से सेल वॉल बनती है। तो जब ये पूरा का पूरा सेल प्लेट मटेरियल यहाँ जमा हो जाएगा तो ये बेसिकली इस प्लांट की, इस सेल की और इस सेल की इस साइड की क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास एनिमल का सेल, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब अगर मैं इसे मिटाऊँ यहाँ पे मेम्ब्रेन को और दोबारा बना के दिखाऊँ, अच्छा ये नहीं मिटेगी, फिक्स हो चुका है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये जो मेम्ब्रेन यहाँ से आ रही है ये यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहाँ से भी जो आ रही है ये यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगी। ये डिप्रेशन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये मूव करती जाएगी अंदर की तरफ, यहाँ से भी करती जाएगी अंदर की तरफ, और एक पॉइंट आएगा कि दोनों बीच में आके फ्यूज हो जाएंगी, तो ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। प्लांट्स के अंदर क्या होगा? एक अदद मटीरियल जो कि सेल वॉल वाला मटेरियल होगा, ये आकर बीच में डिपॉजिट होगा। कौन बना के छोड़ेगा? इस सेल का गोल्जी एपरेटस और इस सेल का गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये मटेरियल कहलाता है सेल प्लेट मटेरियल। ये सेंटर से बनना शुरू होगा, जमा होना शुरू होगा और ये साइड में मूव करेगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इस तरफ की क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी, और इस तरह से ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक फ़र्क आपको प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिवीजन में क्या मिला
कि इनका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का तरीका है वो डिफरेंट है। दूसरा फ़र्क प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आपको क्या मिला कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। स्पिंडल फाइबर अलग अलग तरीके से बनते हैं। तीसरा फ़र्क अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एनिमल्स के अंदर जो डिवीजन है, जो माइटोसिस है एनिमल्स के अंदर, कहाँ चला गया ये, एनिमल सेल के अंदर जो माइटोसिस है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्फीएस्ट्रल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एस्ट्रल फाइबर हैं, जो छोटे वाले धागे थे, वो दोनों तरफ बन रहे थे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, क्योंकि दोनों तरफ सेंट्रियोल मौजूद था। तो एनिमल की माइटोसिस को एम्फीएस्ट्रल कहते हैं, क्योंकि उसमें एस्टर बनता है दोनों तरफ। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर जो है उसे एनएस्ट्रल कहते हैं। देखिए नॉर्मली आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल कहते हैं ना, तो ए का वर्ड जो यूज होता है, ए जो यूज होता है वो विदाउट के लिए होता है। तो चूंकि ये वॉवेल है तो इससे पहले ए के बजाय एन यूज हो रहा है। तो एन एस्ट्रल का मतलब यह है कि इसके अंदर एस्टर फाइबर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है। तो अगर मैं दोबारा डायग्राम दिखाऊं, तो ये एनिमल का सेल है जिसके अंदर यहाँ पर भी एस्ट्रल फाइबर है, यहाँ पर भी एस्ट्रल फाइबर है, तो इसलिए इसे कहते हैं एम्फी। एम्फी का मतलब दोनों तरफ। तो एम्फी एस्ट्रल, और एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर इस तरह के एस्ट्रल फाइबर नहीं बनते, तो वो एन एस्ट्रल डिवीजन कहलाती है। सिग्निफिकेंस मैं अभी जरा बताता हूँ, उससे पहले ये डायग्राम देख लें। ये आपकी बुक की डायग्राम है। ये हमारे पास प्रोफेज की शुरुआत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। ये हमारे पास दो सेंट्रोसोम है। ठीक है। ये एक सेंट्रोसोम है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल है, दूसरा, और इसके ऊपर ये एस्ट्रल फाइबर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये आ गया मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज के अंदर देखें क्रोमैटिन नेटवर्क अलग अलग क्रोमोसोम में सेपरेट हो गया। हर क्रोमोसोम के दो धागे, लेकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत क्लोजली अटैच हैं, बहुत बारीक बारीक हैं। सेंट्रोसोम एक वहीं रहा, एक दूसरी तरफ जा रहा है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया न्यूक्लियस के बाहर। ये प्रोफेज खत्म हो रहा है यहाँ पे। एक सेंट्रोसोम ऊपर, एक सेंट्रोसोम ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्रोमोसोम छोटे छोटे हो गए, मोटे मोटे हो गए। एक क्रोमोसोम के दो दो धागे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, और स्पिंडल फाइबर ने आकर क्रोमोसोम को पकड़ लिया है दोनों तरफ से। ठीक है जी। इसके बाद आ गया मेटाफेज। क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गए। सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी, क्रोमैटिड्स जो हैं, दो धागे जो हैं, वो अभी भी एक दूसरे के साथ जो है वो इतना करीब है कि समझ नहीं आ रहा कि ये सेपरेट हुए या नहीं। एनाफेज के अंदर एक्चुअल सेपरेशन होती है। ये एक धागा अलग जा रहा है, एक धागा अलग जा रहा है, तो चार क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चार क्रोमोसोम नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये टीलोफेज का एंड है, और साइटोकाइनेसिस भी दिखाया हुआ है। टीलोफेज का एंड हो रहा है, कैसे पता मुझे? क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से नेटवर्क की फॉर्म में जा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन रही है, न्यूक्लियोलस दोबारा से बन रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन दिखाई है। ये मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, उसके बाद ये बीच में आकर फ्यूज हो जाएंगी। जब फ्यूज हो जाएंगी तो उसके बाद ये सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। अहमियत क्या है, माइटोसिस की अहमियत क्या है? तो दो तीन चीज़ें मैं बता चुका हूँ। पहली बात, हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो स्पर्म और ओवम से होती है। ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। एक जाइगोट से मेरे सारे सेल बने। मेरी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सारे जाइगोट से बने हैं। तो इतने सारे सेल जो बने हैं ये माइटोसिस से बने हैं। तो पूरी जो डेवलपमेंट होती है वो माइटोसिस से होती है। उसके बाद पैदाइश के बाद से ग्रोथ जो हुई है मेरी, इतने छोटे से मैं इतना बड़ा हो गया, आप इतने छोटे से बड़े हो गए, ये सारी की सारी माइटोसिस से हुई है। हमारे जितने भी टिश्यूज़ बने हैं, जितने भी ऑर्गन्स बने हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स बने हैं, ये सारे के सारे माइटोसिस से बने हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इनके लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जितने भी सेल्स हैं मेरी बॉडी के अंदर जिनमें 46 क्रोमोसोम है, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जाइगोट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे और मेरे हर सेल में 46 क्रोमोसोम गए? ये माइटोसिस से हुआ, क्योंकि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। तो मेरे हर सेल के पास जो सेम इन्फॉर्मेशन है, मेरे हर सेल के पास जो पूरा डीएनए है, ये माइटोसिस की वजह से पॉसिबल हुआ है। दूसरी बात, कुछ टिश्यूज मैंने बताया था जो रिप्लेस होते हैं, लाइक ब्लड सेल्स हैं, लाइक स्किन के सेल्स हैं, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के सेल हैं। तो इन सेल्स की रिप्लेसमेंट भी माइटोसिस के जरिए होती है। अगर माइटोसिस ना हो तो ये सेल रिप्लेस नहीं हो सकेंगे और बॉडी के फंक्शंस नहीं हो सकेंगे। मैंने बताया मेरे सारे सेल्स जो हैं वो माइटोसिस का प्रोडक्ट हैं, जिसकी वजह से सारे सेल के अंदर मेरे पूरे पूरे क्रोमोसोम है, पूरा का पूरा डीएनए मौजूद है। ठीक है। तो ये जो इक्वल क्रोमोसोम गए हैं, सेम क्रोमोसोम गए हैं, दोबारा से शुरू हो गए हैं। ये जो इक्वल क्रोमोसोम गए, सेम क्रोमोसोम गए, ये माइटोसिस की वजह से गए। ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस होती है माइटोसिस की। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मियोसिस को डिस्कस करेंगे।